नमस्कार। जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये 5 नाम हैं। बिहार से हैं ये, जिन्हें 1980 से 1990 के बीच में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। इनमें से 3 ब्राह्मण और कुल 5 द्विज जातियों से थे। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्र, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। इनमें 2 ब्राह्मण और 2 राजपूत थे, यानी 4 द्विज जाति से। इसके बाद इस बड़े हिंदी क्षेत्र में जहां तब 139 लोकसभा सीटें होती थी, 139, कांग्रेस लगातार पराभव की ओर गई। यह वह कांग्रेस थी जिसने बिहार में ओबीसी यादव जाति से दारोगा प्रसाद राय को मुख्यमंत्री बनाया था, अब्दुल गफूर एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस की ही पृष्ठभूमि से आते थे बीपी मंडल, ओबीसी यादव जाति से थे। भोला पासवान शास्त्री दलित थे, जो मुख्यमंत्री बनते समय, उस समय के जो राजनीतिक घटनाक्रम थे उसके कारण कांग्रेस से अलग हो गए थे जरूर, लेकिन कांग्रेस की पृष्ठभूमि के थे और थोड़ा पहले मुख्यमंत्री बनने के पहले अलग हुए थे। और शास्त्री फिर इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्र में भी मंत्री रहे। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने रामनरेश यादव और बनारसी दास को, बहुजन समाज से आने वाले इन 2 नेताओं को सीएम बनाया था उसी दौर में। हालांकि इसके पहले कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, त्रिभुवन नारायण सिंह और एनडी तिवारी को सीएम बनाया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कभी रामनरेश यादव और बनारसी दास को, बहुजन समाज से आने वाले नेताओं को सीएम बनाया था। हालांकि उनके पहले कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, त्रिभुवन नारायण सिंह और एनडी तिवारी को सीएम बनाया गया था। सभी के सभी सवर्ण समाज से थे। 2 जो पहले नाम लिए मैंने, ओबीसी समाज से। इस पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बिहार के पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि कांग्रेस को गैर द्विज जातियों में फिर से विश्वास जगाना होगा, उनके बीच पहुंचना होगा। तो क्या कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन ने यह संदेश दिया है कि वह अपने संगठन में और नीति के स्तर पर ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी के बीच अपनी पुरानी शाख हासिल करने जा रही है? कांग्रेस के बेहद प्रभावी नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ओबीसी जाति से आते थे, नादर समुदाय से। उनके द्वारा शुरू किया गया मिड डे मील हाशिए के समाज में शिक्षा के अलख जगाने में सफल हुआ। सीपीआई के महासचिव अपनी शिक्षा का श्रेय के कामराज के मिड डे मील को ही देते हैं। तो इस लिहाज से समाजों से आने वाले नेताओं का बड़ा प्रभाव रहा है। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी सभी सांगठनिक समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को 50% प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव पास किया है। साथ ही 50% युवाओं को भी भागीदारी की आकांक्षा वाले इस सामाजिक समूह में और इसके युवाओं में बैठकर कांग्रेस एक नए आगाज की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि इसने देखा है, इसने झेला है 1990, 80, 90 के दौरान जो लगातार इस बड़े क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में, 2 बड़े राज्यों में जो इसने प्रयोग किया लगातार ब्राह्मण और राजपूत द्विज समुदाय से मुख्यमंत्रियों को देकर, उसका नुकसान हुआ। जबकि 1967 में ही सामाजिक न्याय की धारा गैर ब्राह्मण पृष्ठभूमि से राजनीतिक धमक हो चुकी थी और 1990 तक आते आते तो काशीराम जी और मंडल कमीशन का प्रभाव इस क्षेत्र पर काफी व्यापक पड़ा है। कांग्रेस ने इस बार एक ओबीसी कमीशन बनाने का भी प्रस्ताव पास किया है रायपुर में, जो ओबीसी के लिए स्कीम्स और कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित कमीशन करेगा। इसके अलावा हायर जुडिशियरी में एससी, एसटी, ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित कराने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। आज हम सब जानते हैं हायर जुडिशियरी में क्या हाल है रिप्रेजेंटेशन का। सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना को अपना मुद्दा बनाए जाने की घोषणा हुई है, यानी इसके लिए भी, उसके समर्थन के लिए भी प्रस्ताव पारित हुआ है। उसके लिए संघर्ष करने को कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस का जाति जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक पार्टी की छवि इसके विरोधी के तौर पर रही है। 2011 में आम जनगणना के समय में ही जाति जनगणना की भी मांग उठने लगी थी, बल्कि उसके काफी पहले से संसद में भी शरद यादव जैसे नेता और दूसरे नेता इसकी मांग कर रहे थे।
जिसे आश्वासन के बावजूद यूपीए सरकार संपन्न नहीं करा सकी थी। यानी 2011 की जनगणना के साथ जातीय जनगणना नहीं हुआ था। 2011 के ही जून में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के नाम से एक सर्वे की घोषणा हुई थी, मतलब एक सर्वे की घोषणा हुई। इसके पूरा होने की तिथि, तो जाति जनगणना नहीं कहेंगे, एक सर्वे की घोषणा थी। इसके पूरा होने की तिथि बढ़ते बढ़ते 2016 तक चली गई। तब तक सरकार बदल चुकी थी। मोदी सरकार के समय में 31 मार्च 2016 को इसके आंकड़े सबमिट हुए, लेकिन सरकार ने इसे जारी करने से मना कर दिया। 2024 के चुनाव में सामाजिक न्याय की पार्टियों ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाने का मन बना लिया है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना संपन्न कराकर कोशिश कर रहे हैं वो कि वो 2024 के पहले संपन्न हो जाए, और इसको एक राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने का संकेत दे रहे हैं। पहले फेज के जो कवायद है वो पूरी हो चुकी है बिहार में। नीतीश कुमार को इसके लिए साथ उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का मिल रहा है, तमिलनाडु से स्टालिन भी दे रहे हैं, और भी शरद पवार ने भी जाति जनगणना को लेकर के समर्थन जाहिर किया था। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो ये प्रस्ताव है जाति जनगणना के पक्ष में, उसके लिए संघर्ष को लेकर वो इस मुद्दे को और भी व्यापक पैन इंडिया बनाएगा, क्योंकि कांग्रेस की अपनी पहुंच पैन इंडिया तो अभी जरूर है। कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना को मुहिम बनाने की घोषणा से विपक्षी एकता का भी एक आधार बनेगा, एक कॉमन मिनिमम एजेंडे के लिए। विपक्षी एकता बनाने के लिए नीतिगत मुद्दों का होना बेहद जरूरी है, टैक्टिक्स के अलावा, जिसे कॉमन मिनिमम एजेंडा कहा जा सकता है। जाति जनगणना, महिला आरक्षण, ओल्ड पेंशन स्कीम आदि कुछ मुद्दे हैं जो विपक्षी एकता के आधार हो सकते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी पहल के कारण पार्टी ने इस मुद्दे पर लीड ले रखा है, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर, ओपीएस को लेकर के। ठीक वैसे ही जाति जनगणना, जो जाति आधारित जनगणना है या जाति जनगणना, वो बिहार में जाति जनगणना तो इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि जाति जनगणना का अधिकार, जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन जाति आधारित जो गणना हो रही है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार ने लीड ले लिया है। सामाजिक न्याय के ये समग्र कार्यक्रम हैं जिन्हें 2024 के मुद्दों में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी एजेंडे और राजनीति को रोकने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। उनमें शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस की है, न्याय योजना भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस बदलने के लिए तैयार है और एजेंडा सेटिंग के लिए भी तैयार है। देखना है कि वो कितना बदलती है, क्योंकि प्रस्ताव पारित करना और उस पर अमल करना दोनों दो चीजें होती हैं। तो देखना है कि कितना आमूल चूल बदलाव कांग्रेस के भीतर, संगठन के भीतर होता है, और फिर आने वाले दिनों में जब अवसर आएगा तो कांग्रेस अपनी घोषणाओं पर कितना खरे उतरने वाली है। वैसे अभी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, 2 ओबीसी मुख्यमंत्री उसके पास है, और जो उनकी अपनी विरासत है जाति धर्म से मुक्त राहुल गांधी की, उस तो ये इस तरह से ये जो एक खास किस्म का की अपनी खासियत है कांग्रेस की, वो तो इन सब के नेतृत्व में दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 ओबीसी मुख्यमंत्री और अपनी विरासत में जाति धर्म से मुक्त राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सामाजिक न्याय की को मुखरता से अपने एजेंडे में घोषित करना ही भविष्य की राजनीति में बदलाव की जमीन बना सकता है। और यदि एक व्यापक विपक्षी एकता जिसको लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो व्यापक विपक्षी एकता बनता है, तो 2024 के लिए भी जो संसदीय एक बदलाव की जरूरत है, संसदीय राजनीति में बदलाव की जरूरत है, उसकी जरूरत पूरी हो सकती है। इसके अलावा व्यापक तौर पे भी आने वाले दिनों में यदि कांग्रेस बदलती है तो राजनीति बदलेगी। नमस्कार, फिर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करते हैं। ऐसे मुद्दों पर बातचीत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से आग्रह करें कि वे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रसारित करें। ये बातचीत आपको अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद।